14 करोड़ लोग हैं ड्रीम 11 पे, 10 करोड़ लोग हैं क्रिप्टो पे और सिर्फ 4 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं और 8 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर हैं। पर ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। जब तक आप अपना चेक नहीं काटोगे, जब तक खुद इन्वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं करोगे, तब तक गेम आगे नहीं बढ़ेगी। 5.5 लाख का नुकसान हुआ मुझे क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स ले रखे थे वो सब पहले तो चल रहे थे, उसके बाद सब जब जितने भी इंफ्रा स्टोरेज थी सारी की सारी जब उजड़ी तो मेरा अपना पर्सनल नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट आज स्टॉक मार्केट के कारण ही मैं अपनी 3,500 की नौकरी से 3,000 करोड़ के जो हम फंड मैनेज कर रहे हैं इस बिजनेस को खड़ा किया है, वहां तक पहुंच पाए हैं। आइए इसको जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ। मेरे फादर साइंटिस्ट थे ओएनजीसी में, मेरी मदर प्रोफेसर, डॉक्टरेट है हिस्ट्री में, और हम लोग चंडीगढ़ में थे पहले। एंड फिर मैं एक छोटा सा टाउन है पंजाब में जो अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है, मानसा, वहाँ रहा। और बहुत ही रिमार्केबल यादें हैं पंजाब की। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि खाने में, प्यार में, स्वभाव में पंजाबियों जैसा कोई हो नहीं सकता। हैविंग सेड दैट, सभी स्टेट्स में वही प्यार है, बट मैं वहाँ रहा, बचपन मैंने वहाँ काटा और फिर मैंने अपनी स्टडीज़ जो है दिल्ली में करी। और सौभाग्य से दोबारा जाना हुआ इंजीनियरिंग करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। पिताजी तो चाहते थे कि मेरा जो सुपुत्र आगे चल के आईएएस करे या डॉक्टर बने, बट शायद ना नंबर्स उतने थे ना फोकस उतना था। तो इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया और सिविल इंजीनियरिंग का एडमिशन, जैसे मैंने बताया, लेके 4 साल के बाद जब ग्रेजुएट किया तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि दैट ये डिग्री काफ़ी नहीं है और अपना बेंट ऑफ माइंड मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा है। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई डिसाइड करने के लिए कि मुझे इंजीनियरिंग का जॉब करना है या मुझे आगे मार्केटिंग में कुछ करना है। एंड इवेंचुअली जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए बुलाया, बट देन आई रियलाइज़ कि उनके पास मार्केटिंग की ओपनिंग भी है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने बोला कि आपकी तो इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए मार्केटिंग के लिए, आपको लगेगा मैं सक्षम नहीं हूँ तो आप मुझे आगे लेके नहीं चलिए। और उन्होंने इंटरव्यू लिया और मेरा वहाँ थ्रू हो गया। सो इनिशियली मैंने अपनी फर्स्ट जॉब अंसल से शुरू करी और वहाँ पे घर, फ्लैट्स, फार्मलैंड्स, रेंटल्स बेचने शुरू करें अंसल हाउसिंग के लिए, जो दिल्ली में एक तब नामी गिरामी कंपनी होती थी, अभी भी उनका काम काफ़ी अच्छा है। और वहाँ से मेरा जो कॉर्पोरेट करियर का शुरुआत हुई, ये बात है 2000 की, सन 2000 की। बट सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि जब लास्ट सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग में तो पॉकेट मनी 3,000 थी और जब फर्स्ट सैलरी लगी वो 3,500 की लगी। तो पहले तो मुझे लगने लगा कि दैट कुछ किया भी है इंजीनियरिंग करके या 4 साल ख़राब किए हैं। बट नेवरदलेस घर वालों ने हौसला दिया कि काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस समय सैलरी क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। इनफैक्ट एक जगह तो मैं इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमें कुछ पैसे देने चाहिए क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। बट चलो वो पुरानी बात है। एंड यहाँ से कहानी शुरू हुई एंड वहाँ से मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट में जॉब मिली एंड वहाँ से टर्न अराउंड एक शुरू हुआ मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली से बाहर गया जॉब करने के लिए, पोस्टिंग मिली जयपुर में और जयपुर का आओ भाव देखा मैंने, लोगों का प्यार वाला स्वभाव देखा, उन्होंने एक्सेप्टेंस किया एंड मज़ा आया वहाँ पे काम करने का। सो घर बेचने से अब मैंने सीमेंट बेचना शुरू करा एंड अपने आप में ट्रांजिशन था। आज बहुत प्रचलित है वहाँ पे बिरला वाइट का वॉलकेयर पुट्टी, उसका सबसे बड़ा ऑर्डर, और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ उस समय क्योंकि हमारा जो प्लांट था वो राजस्थान में ही था, सबसे बड़ा ऑर्डर जयपुर में मैं लेके आया एंड वहाँ से मज़ा आने लगा काम में और भी ज़्यादा। एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में मुझे गुड़गांव वापस ट्रांसफ़र मिला और घर वापस आना हुआ 1 साल के अंदर। एंड गाड़ी चली आगे। बहुत मित्र जिन्होंने आगे एमबीए किया वो बैंक्स में जॉब करने लगे, तो पता चला दैट बैंक बेटर पेइंग मास्टर भी है और फाइनेंशियल सेक्टर आगे ग्रोथ भी लेगा। और मैं अपने पेरेंट्स से भी समझता था ये चीज़ काफ़ी, बिकॉज पेरेंट्स का सेविंग का जो नज़रिया था वो बहुत अच्छा था कि दैट फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा, बिकॉज आने वाले टाइम में लोगों के पे स्केल्स बढ़ेंगे, चीज़ें बेटर होंगी। सो मैंने भी कोशिश करी, मैं बैंक में जॉब लेता हूँ एंड हर बार हर बैंक में जॉब करने जाता था, लेने जाता था, इंटरव्यू में तो बोल दिया जाता था कि एक तो एमबीए बैकग्राउंड नहीं है, दूसरा आप जिस ट्रेड से आ रहे हो उसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। एचडीएफसी में तो बात यहाँ पे पहुँच गई कि चांस की बात है, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था मुझे लग रहा था नहीं होगा कुछ, तो एक सज्जन अंदर आए, वो जयपुर से ही थे, तो उन्होंने बोला जयपुर में काम किया हुआ है और कॉर्पोरेट सेल्स में भी काम किया हुआ है। उन्होंने मेरे से कुछ पूछा और मैंने काम किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि कौन से अपकमिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे। ये बात है 2004 की। मैंने बताया विद्याधर नगर, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, मालवीय नगर, एंड उन्होंने वो कोरिलेट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है, इसने काम किया। एंड देन उन्होंने पूछा कि भाई आप तो सीमेंट बेच रहे हैं तो अभी आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या कर रहे हैं। तो मैंने यही बोला दैट भाई मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ,
मैं इस कंपनी में हूँ जहाँ पे मैं वॉल फ्लोर या फिर लेट्स से टाइल सोल्यूशन दे रहा हूँ। जब मैं आपके पास आऊँगा तो मैं फाइनेंशियल सोल्यूशन दूंगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं क्या बेच रहा हूँ? एंड ऑफ द डे तो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। एंड समहाउ दे लाइक मी, और मुझे बोला गया कि आप पे रिवर्ट करेंगे। और 35-40 दिन निकल के मुझे फिर लगा कि इस बार खानी फिर नहीं बनी है। बट देन आई गॉट अ कॉल, मुझे कॉल आया एंड मेरी जर्नी फाइनेंशियल सेक्टर की शुरू हुई। एंड वो अपने आप में एक टर्न अराउंड था। पहले दिन ही बॉस ने शाम को पूछा कि कासा कितना हुआ है। अब आप हंसेंगे ज़रूर, पर मुझे नहीं पता था कासा क्या है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग 1 हफ्ते के बाद थी और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। बाद में पता चला कासा तो हमें करना ही, रोज़ कासा ही करना है, विच इज़ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। एंड वहाँ से सारी कहानी अनफोल्ड होनी शुरू हुई कि बिफोर मैं मार्केट में जाऊँ, कुछ काम करूँ, मुझे उससे पहले प्रोडक्ट लाइन पूरी आनी चाहिए। और मैंने रिक्वेस्ट किया अपने जोनल हेड को कि दैट हमें एक पहले ट्रेनिंग अपार्ट की जाए। और फिर मैंने, तब इंटरनेट की स्पीड कम होती थी, पर मैंने घर में नेट ले रखा था। मैंने इंश्योर किया अपने एंड पे कि मैं रात को 1-1.5 घंटा बैठूँ और समझूँ बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। और वहाँ से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने 24/7 तो नहीं बोलूँगा, बट आप एक तरह से मान सकते हैं जितने टाइम मैं काम कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग संडे, मैंने काम किया अपनी टीम के साथ लग के। और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई जहाँ पे देयर वाज नो लुकिंग बैक। और हमने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया दिल्ली में कासा एक्विजिशन के लिए। और क्रॉस सेल में हमने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बाकी प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करे। वहाँ से म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला, मैंने अपनी सिप भी करनी शुरू करी। और आइडिया लगा कि दैट हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड है जहाँ पे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता था। एंड फर्स्ट फुर्सत में जब मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली, रिलायंस म्यूचुअल फंड से फ़ोन आया। मार्केट रेफरेंस ही था, काम अच्छा हो रहा था, मुझे नेशनल ऑस्कर ऑफ द अवार्ड भी मिला HDFC बैंक में। सो एवरीथिंग वाज गुड। तो जैसे रिलायंस से ऑफर आया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं रिलायंस नहीं आना चाहूँगा, मैं बैंक में काम करता हूँ। फिर बाद में एक इंडस्ट्री सीनियर से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट में है। जैसे हम सीमेंट बनाते हैं, घर बनाते हैं, वैसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो म्यूचुअल फंड है और बाकी प्रोडक्ट लाइन है आपकी, इंश्योरेंस है। तो आप डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। तो मुझे लगा एक बार समझते हैं जाके। तो मैंने दोबारा जाके, उस समय वहाँ पे जोनल हेड हिमांशु व्यापक होते थे, उनसे बात करी और उन्होंने मुझे एक समझाया पूरा कि कैसे म्यूचुअल फंड में काम करना है, कैसे आगे जाना है। एंड वहाँ से कहानी शुरू हुई और मैंने रिलायंस ज्वाइन करा। और उस कहानी में अगर आप पूछेंगे तो उससे पहले मेरे जो HDFC बैंक में थे, मेरे पार्टनर, मेरे ब्रदर मुझे मिले, जो आज मेरे पार्टनर और ब्रदर हैं। और जैसी पहली फुर्सत मिली, मैंने उनको भी रिलायंस म्यूचुअल में बोला, आप आ जाओ, यहाँ पे बैंकिंग में पोजीशन है। अब फाइनेंशियल लाइन अपने आप में बहुत डिफरेंट थी। हमें लगता है कि बैंक में काम करता है या इस फाइनेंशियल लाइन में काम करता है सेम होगा, ये अपने आप में बहुत वास्ट है। लेंडिंग अलग है, लाइबिलिटीज़ अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग है, प्राइवेट इक्विटी अलग है, रियल एस्टेट इक्विटी, मतलब आप समझिए इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि आपको लगेगा अगर ये बंदा फाइनेंशियल लाइन का है तो उसको तो समझ आएंगी चीज़ें क्या है। ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। पर जब मैं वहाँ गया, अपने में अपने आप डिफरेंट लर्निंग थी। वहाँ पे कासा की बात नहीं हो रही थी, वहाँ बात हो रही थी तो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी कि कैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे फिक्स इनकम में इन्वेस्ट किया जाता है। और उस लर्निंग के साथ इनिशियली मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा, बट अगेन एक ही वेलकम था कि अगर आपको अपने आप को आगे लेके जाना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे बार बार याद आता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात होती थी कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, और बार बार नोटिफिकेशन डेस्कटॉप पे आया करता था। देन आई रियलाइज हम सॉफ्टवेयर ही तो है, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे और ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, या तो कॉलेज में पढ़ लेता, कहीं से IIM कर लेता, अच्छी जॉब में लग जाता, या अब मौका लग रहा है पढ़ने का तो अब मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और वहाँ से अपग्रेडेशन की स्टोरी आई। तो मेरे मेरे जब भी मुझे मौका लगता था, अपने आप को वैल्यू ऐड करता, फंड मैनेजर से बात करता, टीम के साथ सेशंस करता, और वो एक जर्नी अपने आप में रिमार्केबल रही। वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली हेड बनने की रिलायंस म्यूचुअल फंड में, उनके रिटेल बिजनेस के लिए। और वहाँ से फिर मैं कैनरा रूबिको में गया 2.5 साल के लिए, जहाँ पे मैं जोनल हेड बन के गया, जो अपने आप में डिफरेंट लर्निंग थी। बहुत छोटा सा सेटअप था, वहाँ पे काम किया। बट मेरा नॉलेज बेस जहाँ से डेवलप हुआ, ग्रूम हुआ, वो मेरी लास्ट जॉब थी मोतीलाल ओसवाल में, जो मैंने 2011 दिसंबर में ज्वाइन करी, जहाँ पे गुरु के तौर में मुझे रामदेव जी मिले। एंड उनके साथ मुझे समझ आ गया कि दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और फिलॉसफी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप मानेंगे नहीं, हमारे को बुक पढ़ने का टारगेट होता था, अभी भी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टारगेट होता है बुक पढ़ने का। इससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्पेक्ट्रम नहीं हो सकती है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। क्योंकि उनका बड़ा क्लियर था कि दैट नॉलेज फर्स्ट। अगर आप कॉल करेंगे किसी को मोतीलाल में, वहाँ टोन आती है नॉलेज फर्स्ट। सो मैं किसी कंपनी को प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ये बता रहा हूँ दैट अगर वो आपके कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो अपने में बड़ी बात है।
और वहाँ से बहुत टर्न अराउंड आया। और एक दिन मैं और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि दैट इनफैक्ट आइडिया उन्हीं का था कि दैट कब तक हम जॉब करेंगे और कब तक हम इस सैलरी के चक्कर में, वो कहता है ना सबसे बड़ा विशियस साइकिल जो है, जो सबसे बड़ा नशा जो है वो सिगरेट शराब का नहीं, वो सैलरी का है, जो हम छोड़ नहीं पाते। हम सबको लगता है कि दैट यार आ तो रही है 31 को हिट तो हो रहा है, क्यों मारा मारी करनी है। एंड मैं लोगों को ये मैसेज नहीं दे रहा हूँ कि कल सुबह उठ के जॉब छोड़ दें। अगर आपके पास प्लान है ना तो एग्जीक्यूट करें और स्टैगर वे में करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जल्दबाजी मत करें, चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे आपका करियर का ग्रोथ है, करें। और हमने वही सोचा, पूरा डिसाइड किया। उन्होंने मेरे को ऑफिस से पिक करा, हमने गाड़ी में बैठ के टिश्यू पेपर में 16-17 टिश्यू पेपर में पूरा प्लान बनाया। एंड जब उन्होंने मेरे को रात को, सर्दियों की बात थी, 2-2:30 बजे घर पे ड्रॉप करा, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट वी गोना डू दिस, हम ये करेंगे। और जहाँ चाहा वहाँ रहा, वो कहावत है ना। तो उसके बाद वाज नो लुकिंग बैक, और हम लोगों ने अपने एंड से चीज़ें करनी शुरू करी। थोड़ा सिस्टमैटिक किया, स्टैगर वे में किया। पहले उन्होंने जाके शुरू करा, अब फिर मैं गया, और धीरे 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 करते करते हमने एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करा। इनिशियली 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया विद अ कॉमन वॉशरूम ऑन द फ्लोर, और वहाँ से करते करते आज 8 लोकेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माता वैष्णो देवी धाम जी के कटरा के यहाँ से लेकर नीचे गोवा तक ब्रांचेस हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है ये बोल के कि दैट हमारे यहाँ कोई टीम कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ एक 40 मेंबर्स की ऑफिस की टीम, फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, जो हैं सारे के सारे, जहाँ पे हमें लगता है कि दैट एज ए फैमिली हम ग्रो कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है जिस तरह से हम काम करते हैं, और एक दर एक छोटी छोटी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत चीज़ें हम भूल जाते हैं जब हम बड़ा गोल लेकर चलते हैं लाइफ में। हमें लगता है सब चीज़ें तो ठीक है, हम जब बड़ा गोल हम अचीव होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे। हमने ऐसा नहीं करा। पहला करोड़ आया इन्वेस्टमेंट का, सेलिब्रेट करा। दूसरा आया, सेलिब्रेट करा। जर्नी थी वहाँ से कि जहाँ पे हम लोगों ने अपनी 7 डिजिट सैलरीज छोड़ी, इंक्लूडिंग बोनसेस, मेरे पार्टनर ने। वहाँ से दोबारा से खड़ा करनी चीज़ों को, अपने आप में एक बड़ा टास्क था। आज लगता नहीं कर पाऊंगा शायद, बट जब करना शुरू करा तब लगा यार वाई टू लुक बैक। उन्होंने मुझे बोला कि 300-350 करोड़ तक का हम टारगेट करते हैं एसेट इकट्ठा करने का। तो हमने पहली कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट की शुरू करी। मैंने बोला जब नौकरी छोड़ी है, इतने बड़े बड़े पोजीशन छोड़ी हैं, तो हम छोटा क्यों सोच रहे हैं, इसमें एक आधे जीरो क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो कहते हैं बोला है तो हम कर ही लेंगे। तो आज बहुत प्राउड फील होता है बता के कि 3000 करोड़ से तक एसेट्स मैनेज करते हैं हम लोग। और अभी मुझे लगता है कि वी हैव नॉट इवन रब द सर्फेस। अभी स्टार्ट ही किया है हमने, और यहाँ से बहुत स्कोप बैठता है। और अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को जोड़े। आप समझिए, आप उतने ही अच्छे और उतने ही बुरे हैं जितनी आपकी टीम है। आप समझ लीजिए, और आपकी टीम भी उतनी अच्छी और उतनी बुरी जितने आप हो। आप अलग नहीं हैं उनसे। इकोसिस्टम तभी बनता है जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और वो हमने धीरे धीरे करना शुरू करा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक सर्विस का मैनेजर से लेके आज हम 40 लोगों की फैमिली है यहाँ पे। और हम बहुत जल्दी 2-3 और ब्रांचेस शुरू करेंगे। और हम कोई रेकी नहीं करते हैं कि हम वहाँ ब्रांच करेंगे वहाँ ब्रांच करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ही मुझे थोड़ा वेग लगता है। हमें जहाँ अपने जैसा कोई लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, हम वहाँ ब्रांच शुरू करते हैं। और बहुत हद तक मैंने आपको 8 लोकेशन बताई है, ब्रांचेस हैं। आपको कॉस्ट कंट्रोल भी करना है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग आप में से स्टार्टअप करने का सोच रहे होंगे, उनके पास शायद फंडिंग भी आएगी। तो एक वो जो डालेगा ना कि खर्चा कट कर आगे टैक्स भी देना है, वो लकी का, वो आप लाइफ में याद रखें कि आपको एक्सपेंसेस हमेशा लो ही रखने हैं। एक्सपेंसेस हाई रखने का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि दैट आप एक डायरेक्शन में जब चलना शुरू करते हैं, देन वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी करता है। देन इन ऑल दिस लोकेशन वेयर वी आर प्रेजेंट, हम इंश्योर करते हैं दैट हमारी टीम का जो है वो टेकन केयर हो, एवरीथिंग इज टेकन केयर, एंड फॉर क्लाइंट ऑल्सो। फिर साथ में 2016 के आसपास, क्योंकि मैं कॉलेज में मैराथन्स करता था, रन करता था, और एक टाइम में बहुत बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर के कारण आते ख़राब हो गई थी। तो देन आई रियलाइज आई थिंक अपना हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सो मैंने अपना रनिंग का जो मेरा एक पैशन था कॉलेज का, वो मैंने दोबारा शुरू करा। और पहली बार आप हंसेंगे, मैंने 10 किलोमीटर के लिए रजिस्टर करा, और बाय मिस्टेक वो मेरे से 21 किलोमीटर रजिस्टर हो गया। जैसे मैं रन करने से एक दिन पहले, वो बिब होता है अगर आपको पता हो, जो पहनना पड़ता है, मैं लेने गया तो पता चला कि वो 21 किलोमीटर का है। तो मैंने अपनी वाइफ काजल को फ़ोन करा और अपने फ्रेंड को फ़ोन करा कि दैट मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि दैट पुश मत करना, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने उससे पहले लाइफ में आज तक 8 या 9 किलोमीटर ही भागा था, और पहला मैराथन मेरा सितंबर
2016 का हाफ मैराथन बोलते हैं इसको, जो 21 किलोमीटर 21.1 किलोमीटर करना होता है, वो मैंने 2 घंटा 35 मिनट में किया। वहाँ से अब तक की जर्नी ये है कि अब मैं 21 किलोमीटर जो मेरा बेस्ट टाइम है वो 1 आवर 43 मिनट्स है। तो आई थिंक आप कुछ सोच लो तो वो पॉसिबल है करना, पर उसके लिए आपकी मसल मेमोरी में वो चीज़ फीड हो, उसके लिए ट्रेन करना भी ज़रूरी है। सो मैंने काफ़ी इंटरनेशनल मैराथन्स भागे और एज वी स्पीक मेरे पास कोई 86 इस समय मेडल्स हैं जो मैराथन्स और हाफ मैराथन्स के हैं, जो मैंने ओवर लास्ट 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। एट द सेम टाइम व्हेन इट्स कम टू गिविंग बैक टू सोसाइटी, देखिए हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इतने अच्छे हो गए, आपने आज ये इंटरव्यू दे दिया, आपके पास इतने पैसे हो गए, ये सब चीज़ें अच्छी हैं एंड गॉड इज़ काइंड, आज हमारी कंपनी इतना अच्छा कर पा रही है, बट हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं दुनिया के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा एक लाइफ का अपना एम है, मैं बहुत फिटनेस में हूँ और मेरा एम है दैट फिट रहना है, और मेरा बहुत मन होता है कि मैं बार बार मन करता है कि अभी कोई टैटू बनवा लूँ, कुछ करूँ, बट बिकॉज मैं ब्लड डोनर हूँ और मैंने अब तक 66 टाइम ब्लड डोनेट किया है और मेरा टारगेट 200 टाइम करने का है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कभी भी टैटू नहीं बनवाऊंगा। और इट्स नॉट समथिंग ग्रेट आई एम डूइंग, बट आई एम सेइंग दैट वो ब्लड जो आप डोनेट कर रहे हो वो 2 घंटे में बन जाता है, बाय द वे। बट कितने लोग हैं जो डोनेट करते हैं एक्चुअल में जाके, और कितनी ज़रूरत है, ब्लड बैंक ज़्यादा खाली होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोई और मैसेज ले नहीं लें, बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग जाएं और प्लीज़ ब्लड डोनेट ज़रूर करें। सो ये जो जर्नी 3,500 की सैलरी से शुरू हुई और आज हमारी कंपनी 3,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज करती है, ये काफ़ी हद तक मैं इसका श्रेय देता हूँ हमारे भारत को, हमारे इंडिया को और इसकी इकॉनमी को। और बिकॉज मैं तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था और मुझे पता था दैट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही हम कुछ कर सकते हैं, तो उसका काफ़ी हद तक श्रेय मैं देता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट को, जो काफ़ी अंडररेटेड रही बहुत टाइम तक। एंड आई थिंक अभी भी हमारे पास जो स्कोप है वो किसी देश के पास नहीं है। सो मैं यहाँ कोई टिप देने नहीं आया हूँ किसी को, पर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा सबको दैट कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पर्पस होता है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए, और वो इंडियन इक्विटी मार्केट या कोई भी इक्विटी मार्केट ही दे सकती है या रियल एस्टेट दे सकती है। रियल एस्टेट में आपको लमसम पैसा लगाना पड़ेगा, पर इक्विटी में आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू, काफ़ी लोगों को लगता है यहाँ पैसा लगाया और कल डबल हो जाए, ये कोई जादू की छड़ी वाला मैजिक नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस ही है जो आपको पैसा बना के देगी इस मार्केट में, और ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। सरप्राइज हूँ दैट 14 करोड़ लोग हैं ड्रीम 11 पे, 10 करोड़ लोग हैं क्रिप्टो पे, और सिर्फ 4 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं और 8 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर हैं। पर ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। जो हमारे भारतीय वो जागरूक है, बट एट द सेम टाइम जब आप कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करके आएँ कि आप अपना पैसा 5-6 साल में डबल कर सकते हैं। ये किसी का 3-4 साल में हुआ भी हो तो वो एब्रेशन है, मैं मानता हूँ। ठीक है, इंडिया अच्छा करेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, पर एक्सपेक्टेशन 12 से 13% कंपाउंडिंग की ही होनी चाहिए। सो आप प्लीज़ किसी के टिप्स पे मत जाएं। अगर आपके पास समय नहीं है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड रूट लें। अगर समय है तो वेल रिसर्च करें जिन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और थोड़ा बहुत नुकसान हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका। वो किसी ने मेरे से पूछा भी था कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है, विच इज़ द बेस्ट बुक टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। तो मैंने एक ही आंसर दिया था, योर ओन चेक बुक। जब तक आप अपना चेक नहीं काटोगे, जब तक खुद इन्वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं करोगे, तब तक गेम आगे नहीं बढ़ेगी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मेरे साथ हुआ ना, 5.5 लाख का नुकसान हुआ मुझे, क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स ले रखे थे वो सब पहले तो चल रहे थे, उसके बाद सब जब जितने भी इंफ्रा स्टोरी थी सारी की सारी जब उधड़ी तो मेरा अपना पर्सनल नुकसान हुआ। बट दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी। मैं नहीं चाहता कोई इतना नुकसान कराए अपना। तो आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो छोटे अमाउंट के साथ करो, और एट ए सेम टाइम जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक विजन के साथ करो कि वो कंपनी जो है वो 6 महीने के लिए नहीं है, तो आप 6 महीने में क्या करोगे उस कंपनी में। सो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी एज लॉन्ग जैसे कि कंपनी है। और एट ए सेम टाइम अगर आपके पास रिव्यू करने का टाइम नहीं है तो आप फंड रूट, पोर्टफोलियो रूट या फिर कोई और रूट लें जिसमें आपको कोई पैसा मैनेज करे। सो मेरी तरफ से यही आप सबके लिए एक संदेश है कि इंडिया पे बेट कर दीजिए। अगर कोई टिप मांगनी है, इससे बेटर टिप नहीं हो सकती है। हम 4 ट्रिलियन पे हैं, बहुत जल्दी 10 ट्रिलियन पे होंगे, और आप सब लोग जो हैं, जो एस्पिरेशनल हैं हमारे इंडिया के लिए, और हमारी यूथ पावर है, वो इस देश को आगे लेके जाएंगे। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।